गाइस हम लोग समझेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, FCRA के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि ये कानून का मेनली काम क्या है। तो इस कानून के नाम से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपको समझाता हूं कि ये जो कानून है ये मेनली एनजीओ हो गया या ट्रस्ट वगैरह जो हो गए तो उस पर मेनली एप्लीकेबल होता है। देखो होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि एक कोई एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, इसके पास फॉरेन कंट्री से फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, राइट, फॉरेन से इसके पास जो है वो पैसे आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है इसके पास, एनजीओ के पास, राइट। तो पर हो क्या रहा है कि ये जो एनजीओ है ये घोटाले करता है। ये करता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे या हवाला सिस्टम के पैसे जो है वो अपने पास जो है वो बुलवा लेता है, राइट, कंट्रीब्यूशन के तौर पर। और ऑन पेपर जो है वो दिखा देता है कि इसने जो है वो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो एनजीओ है, मतलब एक कोई एनजीओ है, वो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए या गरीबों को खाना खिलाने के लिए काम कर रहा है ना। गरीबों को खाना खिलाने की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं, नकली बिल दिखाकर ऑन पेपर पे पूरी चीज मेंशन कर देते हैं कि जो पैसा आया उन्होंने कहां कहां पर किस किस जगह पर खर्च कर दिया, राइट। बट जो ये पैसा आता है वो पैसा इलीगल पैसा होता है, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आया हुआ पैसा होता है या हवाला सिस्टम से आया हुआ पैसा होता है। क्योंकि आप जीएस पेपर 3 के अंदर आपको मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला सिस्टम, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा पैसा होता है कि जो कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज के उपयोग में लिया जाने वाला पैसा होता है। तो ऐसे पैसे फॉरेन कंट्री से बुलवाए जाते हैं इन एनजीओ के माध्यम से, इन ट्रस्ट के माध्यम से, राइट। तो इसी पर ही निगरानी रखने के लिए, ऐसी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी पर निगरानी रखने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इस कानून में यह चीज मेंशन्ड है कि अगर कोई भी संस्था हमारी कंट्री के अंदर, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रही है, अब इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन ध्यान से समझिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन है क्या। अगर एक कोई कंपनी है, अगर मतलब वो उसके पास अगर पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्री से, राइट, एक संस्था है फॉरेन कंट्री से, अगर उसके पास पैसा आ रहा है और ये जो पैसा है वो किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए है। मतलब कि ये मान लेता हूं कि एक कोई कंपनी फॉरेन में है और इंडिया में एक कोई कंपनी है। अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनी को पैसा भेज रही है और किस एवज में, कि इंडियन कंपनी ने उनके लिए कुछ काम किया, सर्विस प्रोवाइड करी है, तो वो क्या हुआ, वो बिजनेस हो गया। तो ऐसी चीजें कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आती है, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं कि जैसे कि डोनेशन, जैसे कि किसी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कंट्रीब्यूट किया है यार, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप हैं, राइट, आप लोग भी करते होगे, नो डाउट, डेफिनेटली आप लोग करते होगे। देखिए जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट को पैसा डोनेट कर दिया या कंट्रीब्यूट किया, है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेनली जो पैसा होता है ये एक प्रकार से डोनेशन वाला पैसा होता है, कंट्रीब्यूशन वाला पैसा होता है, राइट। और इस पैसे की हेराफेरी एनजीओ ट्रस्ट में आसानी से हो जाती है, कुछ बस नकली कागजात, पेपर जो है वो लगा के। तो इसी चीज पर रोक लगाने के पर्पस के लिए कानून लाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एग्जैक्टली क्यों लाया गया और उसका पर्पस क्या है। अब हम थ्योरेटिकली पूरी चीज को समझते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। तो 6000 एनजीओ जो हमें देखने को मिलते हैं जिनका FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना था, जिसको रिजेक्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6000 से भी ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया, रिन्यूअल करने से मना कर दिया। और ये जो ट्रस्ट है इनमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भी है, रामकृष्ण मिशन भी है, शिरडी का श्री साईं बाबा संस्था ट्रस्ट भी शामिल है, जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू जो है वो नहीं हुआ है। और आपको बता दें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी एनजीओ अगर वो फॉरेन फंड या फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करता है तो उस एनजीओ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, राइट। और इवन एक और चीज हुई है कि अभी बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स की मात्रा में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो है वो 2020 और 21 के लिए लाया गया। और मिनिस्ट्री ने काफी सारे एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के रिन्यू को डिनाई कर दिया, हटा दिया, रद्द कर दिया। और 5789 एनजीओ ने अप्लाई ही नहीं किया रिन्यूअल के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तक के पीरियड के लिए, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि घोटाले चल रहे थे। आप घोटाला अगर रिन्यू करेंगे तो वो निगरानी में आ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रिन्यू नहीं किया, राइट। और आपको बता दें कि पहले जो एनजीओ थे वो 22,000, मतलब लगभग कह सकते हैं 23,000 के आसपास एनजीओ थे, वो घट के लगभग 16,000 17,000 के आसपास ही बस बचे आज की डेट में,
राइट। एग्जैक्टली आपको ये फिगर याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने एनजीओ पहले थे, कितने एनजीओ बचे, बट आपको मुद्दा पता होना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों लाया गया। और आज की डेट में इस कानून के आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एनजीओ ने रिन्यू नहीं कराया तो मतलब कहीं ना कहीं घोटाला चल रहा था, पता था राइट उनको कि अगर रिन्यू कराएंगे तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से अथॉरिटीज की मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, अथॉरिटीज इनके ऊपर निगरानी रखना शुरू करेगी, इनके फॉरेन फंड्स पर निगरानी रखना शुरू करेंगी, है ना। तो ये चीज इसलिए लाई गई। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो किस प्रकार से एनजीओ की फंडिंग को रेगुलेट करता है, किस प्रकार से नियंत्रण रखता है एनजीओ के वित्तीयन पर, तो इस पर हम लोग बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो मेनली रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशंस को, कि जितनी भी फॉरेन कंट्री से डोनेशन आती है उसको रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन जो है उसका हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये कानून जो है गाइस ये पहली बार 1976 में लाया गया और इसको 2010 में अमेंड किया गया, फिर बाद में आकर 2020 में भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था। और आपको बता दें कि सेक्शन 5 जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को, राइट, कि यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एज अ पॉलिटिकल नेचर के तौर पर और उसको फॉरेन फंड के एक्सेस को डिनाई करवा सकती है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी संस्था की फॉरेन फंडिंग रुकवा सकती है, फॉरेन डोनेशन को रुकवा सकती है, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये संस्था जो है वो पॉलिटिकल नेचर की है। और एफसीआरए को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, राइट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको बता दें कि ये जो भी प्रोविजन है इस कानून के एफसीआरए के वो किन किन पर एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया की पूरी टेरिटरी में, राइट, एप्लीकेबल है। जो भी सिटीजन्स जो इंडिया के हैं, हो सकता है कि वो उनकी कंपनी जो है वो बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, राइट, या उनकी इंडियन जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसकी कोई ब्रांच जो है वो बाहर हो, राइट। तो वो पूरी चीजें जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है उन सभी के ऊपर जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। और जो भी कंपनी जो है वो कवर्ड है इस कानून के तहत, तो उसके अंदर इंडिविजुअल भी कवर्ड हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कवर हो सकती है, कोई भी एक संस्था है या कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो सभी चीज इसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, राइट। और आपको बता दें कि इसके अंदर ये चीज बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार के एनजीओ को डोनेशन दिया जा रहा है, अगर कोई फॉरेन डोनर जो है वो डोनेट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल शब्दों में कि अगर कोई भी कंपनी है, संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, अगर वो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन संस्था, राइट, अगर वो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं फॉरेन से, यानी कि फॉरेन कंट्री से, तो उन्हें पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉरेन डोनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अभी 2020 का इसका जो अमेंडमेंट, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हम लोग को देखने को मिला, तो उसके अंदर ये चीज रख दी गई कि एनजीओ को अब अपना एक बैंक अकाउंट, एसबीआई का बैंक अकाउंट दिल्ली पर ओपन करवाना पड़ेगा। दिल्ली की मेन ब्रांच जो एसबीआई की है, तो वहां पर एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और सिर्फ उसी अकाउंट पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो आप रिसीव कर सकते हो। मतलब कि सरकार ने ये कह दिया कि जितने भी एनजीओ है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करते हैं, आप दिल्ली में एक खाता खुलवाइए और दिल्ली के उसी खाते में ही फॉरेन फंड जो है वो आने चाहिए एसबीआई की ब्रांच में। तो इसको लेकर काफी सारे जो पिटीशन भी जो है फाइल हुई थी कि यार ये गलत है, जो एनजीओ दूर दराज के एरिया में ऑपरेट करते हैं, रूरल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। वैसे तो गाइज आज की डेट में इंटरनेट बैंकिंग की इतनी अच्छी सुविधा है, तो कोई डिफिकल्टी तो होना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट फिर भी पता है आपको कि घोटाले रहते हैं काफी ज्यादा, राइट। अब इसमें क्या रहेगा कि एक ही शाखा पर अगर एनजीओ के पूरे जितने भी अमाउंट्स हैं, अगर वो ट्रांसफर होंगे, फॉरेन फंड्स अगर ट्रांसफर होंगे एक ही शाखा पर, तो अथॉरिटीज के ऊपर आसानी हो जाएगी उनको मॉनिटर करने के लिए। तो इसलिए सरकार ने ये चीज करी है, राइट। और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली, मतलब इसको डिफाइन किया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। इसमें कहा गया कि कोई भी एक ऐसा कंट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी डोनेशन, राइट, कोई भी डिलीवरी, यानी कि कुछ भी सामान दिया जा रहा है, कुछ भी ट्रांसफर जो है वो किया जा रहा है फॉरेन सोर्स के माध्यम से, यानी कि जहां पर फॉरेन का पैसा लगा है, राइट, विदेश का पैसा लगा है, तो विदेश के पैसे वाले किसी भी पर्टिकुलर डोनेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया है। हालांकि इसके अंदर कोई भी गिफ्ट जो है पर्सनल यूज के लिए शामिल नहीं किया गया है। मतलब अगर किसी फॉरेनर ने अगर किसी संस्था के अंदर किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट दिया या एनजीओ के पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट दिया, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा।
मतलब कि किस चीज को शामिल किया जा रहा है। जैसे एनजीओ, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एनजीओ का अगर काम है गरीबों को खाना बंटवाना, और गरीबों को खाना बंटवाने के पर्पज के लिए अगर डोनेशन दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, तो उस चीज को यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा मेनली, राइट। और अगर कोई कंपनी जो है वो अगर काम कर रही है, मतलब बिजनेस कर रही है दूसरी कंपनी के लिए, राइट, और उस पर्पस के लिए, उस बिजनेस के लिए उनके पास अगर पैसा आ रहा है फॉरेन से, तो फिर उसको इसमें इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब फॉरेन से हम लोग फंड रिसीव कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकती है कंपनीज, बट अगर वो ट्रस्ट के नाम पर, डोनेशन के नाम पर पैसा रिसीव कर रही है, तो फिर उनको रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से पहले, राइट। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। अपवाद, कि कोई भी करेंसी या कोई भी सिक्योरिटी, राइट, इस कानून के तहत, मतलब इसमें सिर्फ करेंसी नहीं है, इसमें सिक्योरिटीज भी है, यानी कि शेयर्स वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि मतलब डोनेशन के नाम पर कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं, राइट, सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसे भी होती हैं, इस प्रकार की हरकतें भी होती हैं इलीगल तरीके से, जो होता है ना मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीजों में हम लोग को हवाला सिस्टम के अंदर, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से भी ट्रांजेक्शन जो है वो होते हैं, राइट। तो कोई भी मनी अगर फीस के तौर पर रिसीव हो रही है, या वही चीज मैंने आपको बताया कि बिजनेस के तौर पर या ट्रेड के तौर पर रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर, तो उसको एग्जाम कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड ऑब्वियस ही बात है यार। तो बिजनेस के लिए ये मान के चलो कि कोई भी, जैसे कि अब एनजीओ ही मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब एनजीओ की अगर हम लोग बात कर लें, अब लेट्स से कि अब वो एनजीओ जो है वो किस प्रकार का काम कर रही है, वो अगर बिजनेस करती है किसी भी प्रकार का फॉरेन कंट्री के साथ, राइट, विदेश के साथ, अब उस बिजनेस के लिए उसको जो पैसा अगर मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए उसको जो पैसा मिल रहा है, तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहा जाएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप तो सिर्फ ये चीज दिमाग में रखो कि जो डोनेशन है, राइट, जो वेलफेयर के पर्पज के लिए पैसा जो है वो उठाया जा रहा है, फंड जो है वो रेज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है, राइट। और हाँ, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनके द्वारा दिए गए डोनेशन को जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, एनआरआई के डोनेशन को। बट हाँ, अगर कोई पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, राइट, जिन्होंने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, राइट, बट उनके पास पीआईओ या ओसीआई कार्ड है, राइट, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो उनको फॉरेन नेशनल ही माना जाएगा, और उनके द्वारा सेंड किया गया जो डोनेशन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अगर कोई एनआरआई डोनेट कर रहा है किसी इंडियन संस्था को, तो वो वाला जो डोनेशन होगा वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। बट हाँ, अगर पीआईओ या ओसीआई अगर डोनेट कर रहा है, तो फिर वो वाला फंड या वो वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में लाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, तो इलेक्शन के कैंडिडेट, चुनावी उम्मीदवार फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई भी एमपी एमएलए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर के होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर या पब्लिशर जो होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी जो कि सरकार के द्वारा ओन की गई हो, तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। कोई भी अगर कंपनी है, अगर वो प्रोड्यूस कर रही है या ट्रांसमिट कर रही है किसी प्रकार की ऑडियो न्यूज को, ऑडियो विजुअल न्यूज को, या करंट अफेयर्स प्रोग्राम को चला रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या कोई भी दूसरे व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक था जिसको बस ध्यान में रखो। सिंपल सी चीज एक ध्यान में रखो कि फॉरेन कंट्री से आने वाले जितने भी डोनेशंस हैं, फंड्स हैं, जो वेलफेयर पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जो एनजीओ और ट्रस्ट एक्सेप्ट करती हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेने के लिए एनजीओ को दिल्ली में एक एसबीआई की ब्रांच में अकाउंट खोलना पड़ेगा और पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने की, राइट। कई उम्मीद करता हूं एफसीआरए का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ चुका होगा। एक छोटी सी अपडेट है, ये मुझे आपको बतानी है कि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 6000 एनजीओ से कहा है कि आप जो है वो सरकार से संपर्क करें, क्योंकि ये 6000 एनजीओ जो है इनका जो एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल जो है, कि एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका रिन्यूअल जो है ये टाइम पर नहीं करा पाए। तो इन्होंने कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ से कि आप एक काम करिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से संपर्क करिए, यानी कि केंद्र सरकार से संपर्क करिए, केंद्र सरकार आपकी शिकायतें सुनेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगी, राइट। हुआ ये था कि अभी काफ़ी सारी पेटिशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई है जिसमें डिमांड की जा रही है कि एनजीओ को महामारी खत्म होने तक
अलाउ किया जाए कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकें, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को अभी देखने को मिली थी बेसिक सी छोटी सी न्यूज़ में, जो कि हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, बट फिर भी एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी एनजीओ के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकती है, निरस्त घोषित कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन जो होता है एफसीआरए का, वो कैंसिल किस कंडीशन में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एनजीओ ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और उसकी एप्लीकेशन के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट थे, मतलब कि बहुत सारी ऐसी जानकारी जो थी वो गलत थी, जांच करने पर पता लगा कि काफ़ी सारी जानकारी गलत एनजीओ ने दी है, तो ऐसे एनजीओ को फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। और यदि कोई एनजीओ जो है वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के देखने को मिलते हैं, तो कोई एनजीओ अगर एफसीआरए के टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन कर रही है, वॉयलेट कर रही है, तो ऐसे एनजीओ की एफसीआरए जो है वो बंद कर दी जाती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंडिंग जो है उसको बंद कर दिया जाता है, राइट। और एक और चीज़ देखी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ है, तो एनजीओ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो रजिस्टर्ड हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनजीओ एक है जो जैसे गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए तैयार किया है, बना है, अब वो इस काम की जगह कुछ और काम में इन्वॉल्व है या इस काम को नहीं कर रहा है, तो लगातार 2 सालों तक, तो जब ऐसा देखा जाता है, जांच में पाया जाता है कि जिस चीज के लिए वो एनजीओ रजिस्टर्ड था उस चीज में वो बिल्कुल भी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो उसका भी एफसीआरए जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि उसको अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। इवन अगर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये एनजीओ जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओपिनियन होता है, तो उसके तहत भी एनजीओ जो है वो रद्द कर दिया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है किसी भी एनजीओ को रद्द करने की, राइट। और अगर एक एनजीओ की ऑडिटिंग वगैरह जो होती है, जब पाया जाता है कि यार उसके जो ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, कि वो सही जगह पर पैसा खर्च कर रही है, तब जब उसकी ऐसी कुछ ऑडिटिंग आती है, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं, तभी भी ऐसे एनजीओ को जो है वो उसका एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जो है वो हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे पॉइंट्स भी आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। और इसके अलावा एक चीज़ और जो है वो मुझे आपको बतानी थी कि ये एक कोई एनजीओ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन उसने अपना करवा लिया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उस वो रजिस्ट्रेशन कितने सालों तक वैलिड रहता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है ना, तो 5 साल तक। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि एक एनजीओ जो है जिसने अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो 5 सालों के लिए वो वैलिड रहता है। और ये रिन्यू जो है वो कब कर सकता है, विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस दिन इस पर्टिकुलर 5 साल का पीरियड यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला होगा, उससे पहले पहले 6 महीने के अंदर अंदर ये रिन्यूअल की एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है एनजीओ। अच्छा, अगर बाय चांस वो टाइम पर रिन्यू नहीं करवा पाया तो उस समय ऑब्वियस ही बात है कि वो उस एनजीओ को अब बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा फॉरेन फंड्स को रिसीव करने के लिए बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन के। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस इंपॉर्टेंट, जो कि एक्स्ट्रा मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको एफसीआरए के बारे में पूरी हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से पता लग गई होगी, हर एक पॉइंट एफसीआरए से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। और जितनी चीज़ मैंने आपको बताई उतनी चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। अगर एफसीआरए का टॉपिक आता है तो सिर्फ इसी में से पूरी चीज़ आएंगी।